ये हम लोग 2 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टेंस कॉइल एज ए रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम एंड व्हेन एसी सोर्स इज अप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। तो एक तो इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है, एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात लिखी हुई है दैट वोल्टेज लीड्स करंट बाई 45 डिग्री। अब देखो, अगर इंडक्टेंस कॉइल है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा और उसके अंदर इंडक्टर भी होगा, यानी आर भी है और एल भी है। और ये जो 100 ओम दिया हुआ है ये उनका कंबाइंड रिएक्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का एक्सेल मिला के। और करंट 45 डिग्री लीड कर रही है, करंट वोल्टेज लीड कर रहा है 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि फाई की वैल्यू हो जाएगी -45 डिग्री, और हम लोग लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सएल बाई आर। तो ये 45 होने की वजह से एक्सएल और आर की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ Z की वैल्यू दी हुई है 100 ओम, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सएल का वैल्यू निकल के आ जाएगा 100 अपॉन रूट 2। एक्सएल को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पड़ेगी 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो यहाँ से अगर हम लोग एल निकालेंगे तो ये एल की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 2 पाई रूट 2 और इंटू 1000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁻² के अप्रॉक्स निकल के आएगा हेनरी में, ठीक है ना। यानी करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास बना हुआ है, और ये पॉइंट मास m,q रिलीज हो रहा है टेबल के कॉर्नर से, एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और टेबल है तो इसका मतलब है कि इस पे जो ग्रेविटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो एक तरह से ग्रेविटी डाउनवर्ड हो गई, और एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा इसका QE/m, और वो भी कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं u इक्वल टू 0 से, तो रेस्ट से रिलीज होने वाला पार्टिकल जो है वो नेट एक्सीलरेशन के अलॉन्ग जाएगा, और नेट एक्सीलरेशन उसका जो है वो बनेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट ही बनेगा। तो ये बेसिकली इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। पाथ जो होगा इसका, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। रेस्ट से अगर पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो वो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के अलॉन्ग जाएगा। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के अलॉन्ग जो उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर हम y और x को प्रॉपरली दिखाएं जैसे कि ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 concentric conducting spherical shells radius small r and capital R. If the surface charge density on the two shells are equal, the electric potential at the common center is. तो देखो इसमें क्या होगा, कंडक्टिंग शेल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और जो आउटर वाला शेल है उसके इनर सरफेस पे भी कुछ चार्ज होगा। लेकिन क्योंकि बात कर रहा है ये कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो चार्ज उसके इनर सरफेस पे है या उसके आउटर सरफेस पे है। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम टोटल चार्ज के टर्म्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अंदर वाले शेल पे टोटल चार्ज Q है, तो बाहर वाले शेल पे टोटल चार्ज Q माइनस Q हो जाएगा। ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे अलग अलग होगा, बट क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दी टू शेल्स आर इक्वल, यानी हमें टोटल चार्ज लेके उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम यही इक्वल करें अगर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर शेल के लिए बनेगी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एंड नाउ इट इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा Q आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल q का वैल्यू निकल आया Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। और पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर बन जाएगा इक्वल टू k स्मॉल q अपॉन स्मॉल r प्लस k कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। रखते हैं वैल्यू, तो ये आएगा k अपॉन r, और स्मॉल q की वैल्यू है Q
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के अपॉन कैपिटल आर क्यू माइनस क्यू। तो क्यू माइनस क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू 1 - आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैल्यू देखो क्या बनेगी, ये आएगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म बनेगा के क्यू कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी के क्यू कॉमन ले लें तो हो जाएगा आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। डेंसिटी इक्वल दी हुई थी तो सबसे पहले हम लोगों ने डेंसिटी इक्वल कर दी। डेंसिटी इक्वल करके हमें इनर सरफेस पे चार्ज पता चल गया। इस क्वेश्चन में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कॉमन सेंटर पे अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें टोटल चार्ज चाहिए शेल के ऊपर कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, an ideal gas is in a closed container is slowly heated as its temperature increases. Which of the following statements are true? Mean free path decreases, mean collision time decreases, mean collision time and mean free path. तो देखो mean free path of gas molecule, mean free path of gas molecule का जो फॉर्मूला है वो है RT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर Na इंटू पी, जिसमें R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, D मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है, Na एवोगैड्रो नंबर है और P प्रेशर है। ठीक है। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो T अपॉन P का जो टर्म है इस पर्टिकुलर केस में, तो अगर वेसल हमने सेम रखा हुआ है, वेसल क्लोज्ड कंटेनर है, तो उस केस में T और P जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, सच दैट टी और पी का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ पे डेफिनेटली कांस्टेंट होगी। ठीक है। अब मीन कोलिजन टाइम, तो मीन कोलिजन टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि पार्टिकल को, मॉलिक्यूल को टकराने के बीच में जो टाइम गैप है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो मीन डिस्टेंस है उसको एवरेज वेलोसिटी से डिवाइड कर सकते हैं। यानी लैम्डा को डिवाइड कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी √8 RT अपॉन पाई एम। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो लैम्डा जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से इसका मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसमें ऑप्शन बी सही आएगा और ऑप्शन सी सही आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास, रेडियस गिवन है, इज डिप्ड वर्टिकली इनटू इन अ बीकर फिल्ड विद मिथाइलिन आयोडाइड, सरफेस टेंशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एंड लिक्विड राइजेस टू हाइट h इन द ट्यूब। It is observed that the two tangents drawn at the liquid glass interface। तो एक काम ये करते हैं कि सपोज हम ये ट्यूब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसमें जो लिक्विड होगा वो लेट से बाहर लिक्विड ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड राइज होगा वो लेट से h हाइट तक राइज हो जा रहा है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों सरफेसेस पे, ठीक है, तो उन ऑपोजिट साइड ऑफ कैपिलरी पे, तो ऐसे समझ लो कि एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक है, और एक टेंजेंट ये हो गई, ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो कह रहा है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो अब ध्यान से ही बताओ कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये कॉन्टैक्ट एंगल कितना बनेगा, ये कॉन्टैक्ट एंगल कितना बनेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट एंगल, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट एंगल की जरूरत हमें पड़ेगी। h हाइट का जो फॉर्मूला है सरफेस टेंशन में, तो वो h की वैल्यू है 2s cos phi अपॉन रो जी आर। s जिसमें सरफेस टेंशन हो जाएगा, रो डेंसिटी हो जाएगा, और r इस ट्यूब का रेडियस हो जाएगा, सीधा सीधा। तो इस फाई की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो साफ बोल सकते हैं सिमेट्री से कि ये 30 डिग्री होगी। वैल्यू रखते हैं इसमें, तो 2s हो गया 0.05, ठीक है,
cos 30 हो जाएगा √3/2 एंड डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है 667, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है और रेडियस 0.15 मिलीमीटर है, तो 0.15 इंटू 10⁻³ करेंगे। तो अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 8.65 इंटू 10⁻²। तो ये मीटर में आ रही है, तो इसको हम 0.0865 भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। अगेन ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन इन द फिगर। ठीक है, और हमको मालूम है कि एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली ए कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके एक्सट्रीम पोजीशंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसके एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए, प्लस ए या फिर माइनस ए, और ये पॉइंट्स जो हैं ये इसके मीन पोजीशंस रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पार्टिकल T/4, 3T/4, 5T/4 इन पे मीन पोजीशन पे है, और 0T/2 टी इन पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब ऑप्शन देखने हैं इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में पूछा हुआ है, तो हमको मालूम है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन एसएचएम को हम लोग लिखते हैं F = -kx। ठीक है, और 3T/4 पे T = 3T/4 पे तुम ध्यान से देखो, ग्राफ से भी क्लियर है कि x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। फिर एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, तो एक्सीलरेशन को भी हम लोग लिख सकते हैं F/m, इसको हम -k/m इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, या इसको -ω²x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे एट t यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है पार्टिकल, ध्यान से देखो, तो उसका जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन चेक करेंगे तो स्पीड पार्टिकल की मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, तो एट T/T/4 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो उसका जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट T/2। अब ध्यान से ये देखो कि एट T/2 पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमको मालूम है कि एक्सट्रीम पोजीशन तब होती है जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही है, डी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में in Young's double slit experiment 16 fringes are observed in a certain segment of a screen when light of wavelength 700 nanometer is used। ठीक है, तो देखो सेगमेंट नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट अगर हमें लिखना हो, तो मान लें अगर हम कि वो सेगमेंट L लेंथ का है, तो हम उसमें L/W करना होगा। W जहाँ फ्रिंज विड्थ है, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, और हमको मालूम है कि जो W की वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा D/d। तो ये एक तरह से लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, तो 700 नैनोमीटर अगर लाइट यूज कर रहे हैं तो 16 फ्रिंजेस हैं, तो 400 में कितने होंगे, तो n डैश की वैल्यू हो जाएगी n इंटू λ1 अपॉन लैम्डा डैश, n इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो n मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू 700 अपॉन 400। तो यहाँ से देखोगे तो ये 28 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क which are rotating independently in the same direction, moment of inertia, angular velocity first disk and second one दोनों का दिया हुआ है। at some instant they get stuck together and starts rotating at a single system। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक डिस्क सपोज ये इस तरह से दी हुई है, ठीक है, और
दूसरी डिस्क भी, एक्सिस कॉमन है दोनों का, दूसरी डिस्क भी इस तरह से दी हुई है। तो ये ओमेगा 1 से घूम रही है, I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये ओमेगा 2 से घूम रही है, I2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बाद में क्या हो रहा है कि दोनों डिस्क एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा कि उनके सरफेसेस में फ्रिक्शन होने की वजह से, रफ होने की वजह से, वो दोनों कुछ देर के बाद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेंगी। और इस प्रोसेस में क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा, बट ये है कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कुछ देर के बाद ज़रूर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इस प्रोसेस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 0.3। तो इसका ओमेगा निकल के आ रहा है 20/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ आई टोटल यानी I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ I1 प्लस I2 का मतलब हो जाएगा 0.3, और ये हो जाएगा 20/3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये निकल के आती है 20/3 जूल के इक्वल। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा 4th वन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाइट h एट विच वेट ऑफ अ बॉडी विल बी सेम एज एट द सेम डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हाइट पे जो ग्रेविटी का डिपेंडेंस है उसका फॉर्मूला है g' इज इक्वल टू g RE अपॉन RE प्लस h होल स्क्वायर, और डेप्थ में जो फॉर्मूला है वो है g 1 माइनस h अपॉन RE। यहाँ मैंने डेप्थ को भी h से ही रिप्रेजेंट किया है। तो ये पूछा हुआ है कि ये दोनों वैल्यूज सेम कब होंगी, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन RE। ठीक है, अभी थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें। तो ये देखते हैं करते हैं इसको। तो ये वैल्यू आएगी, अब इसको सॉल्व करना ही बस थोड़ा सा टेढ़ा काम है, बट चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा RE क्यूब इधर हो जाएगा, और इधर लिख सकते हैं हम लोग RE प्लस h होल स्क्वायर और इंटू RE माइनस h। तो इसको ओपन करते हैं, RE स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2REH इंटू RE माइनस h। तो ये आएगा RE क्यूब प्लस h स्क्वायर RE प्लस 2RE स्क्वायर h माइनस RE स्क्वायर h माइनस h क्यूब एंड माइनस 2REH स्क्वायर। ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी RE क्यूब चल रहा है। तो ये एक RE क्यूब कैंसिल हो गया, इसमें से देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। RE स्क्वायर h ये एक चला गया यहाँ से, और ये h स्क्वायर RE भी यहाँ से चला गया है। और देखो ध्यान से, तो ये सब कैंसिल होने के बाद एक h भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा h स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस RE इंटू h आ जाएगा और माइनस RE स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस RE प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC कर रहे हैं, तो RE स्क्वायर और 4AC करेंगे तो 4RE स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी, ध्यान से देखो तो √5 माइनस 1 RE बाई 2। सॉल्व करना ही बस इसमें थोड़ा टेढ़ा काम था।
तो ऑप्शन 4 आ जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है के कैप और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप, और हमें प्रोपोगेशन वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इनका प्रोपोगेशन हम अगर निकालना चाहते हैं तो हम इसमें ई कैप क्रॉस बी कैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ई कैप क्रॉस बी कैप करते हैं तो ये आएगा के कैप क्रॉस 2 टाइम्स आई माइनस जे। डायरेक्शन निकालना है, बाद में यूनिट वेक्टर कर देंगे इसको। तो फिलहाल ये निकल के आएगा के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई अगर हम करते हैं तो के क्रॉस आई हो जाएगा जे, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होता है माइनस आई और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस आई। तो अगर हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करें तो इसको ये 2 हटा के हमको डिवाइडेड बाई रूट 2 कर देना चाहिए बस। तो आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में when the temperature of metal wire is increased from 0 to 10 the length increases by 0.02%। तो परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी निकालना है। तो लेंथ का चेंज का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी एक तरह से हमको डेल्टा एल अपॉन एल दिया हुआ है, और डेल्टा एल अपॉन एल परसेंटेज में 0.02 है। अब देखो वायर का लेंथ भी बढ़ेगा तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथ भी इंक्रीज होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी इंक्रीज होगा। तो एल भी जो है एल प्लस डेल्टा एल बनेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए प्लस डेल्टा ए होगा। हमको मालूम है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल से कि डेल्टा एल बाई एल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा, और अगर हम एरिया में चेंज लिखना चाहते हैं डेल्टा ए बाई ए तो ये बनेगा बीटा डेल्टा थीटा, और बीटा की वैल्यू जो है, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा बनेगी, तो ये 2 अल्फा डेल्टा थीटा होगा। तो अगर इसको डायरेक्ट लिखें तो हम लोग डायरेक्ट इसको 0.04% लिख सकते हैं। तो डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी, और माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी को वो लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा ए बाई ए। तो ये वैल्यू दोनों रखेंगे तो ये -0.06 आ जाएगा। तो माइनस आने का मतलब है कि परसेंटेज जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से, और ऑप्शन हमारा 4th सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज किया हुआ है एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। तो ये सपोज प्लस हो गया, ये सपोज माइनस हो गया, और बाद में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक अनचार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस। तो अगर हम इस कैपेसिटर को विच इज़ 10 माइक्रोफैरेड कनेक्ट करते हैं एक अनचार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस इस तरह से, तो इसके ऊपर अगर हम चार्ज लिखें तो इसके ऊपर चार्ज रहा होगा पहले +500 और -500 माइक्रोकूलम। तो अब क्या होगा कि वो जो 500 का चार्ज है वो इस कैपेसिटर पे यानी Q1 और Q2 डिवाइड हो जाएगा, और ये जो Q1 Q2 डिवाइड होगा ये उसके कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि बिटवीन ए और बी ये दोनों कैपेसिटर एक तरह से पैरेलल बनेंगे। तो अगर हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q जो कि पहले था, और डिवाइड करना है 10 और C के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 10/10 प्लस C, और हमें वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज का मतलब होगा Q1/10, तो Q1/10 हो जाएगा कैपिटल Q/10 प्लस C, और ये वैल्यू दी हुई है हमको 20 वोल्ट। तो कैपिटल Q रख देते हैं इसमें, तो कैपिटल Q दिया हुआ है 500, तो ये 500/20 वोल्ट इधर ले आए, और ये 10 प्लस C हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो C की वैल्यू 15 माइक्रोफैरेड आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉजिक गेट्स पे बेस्ड है, और इसमें सिंपल देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसमें ए और बी टर्मिनल्स पे हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं और हमें जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक बात ध्यान से देखो, ये तो ए बनेगा ये वाला टर्मिनल,
और ये वाला टर्मिनल बी बनेगा, और ये भी बी है और ये वाला ए है, ठीक है। और एक गेट इसमें नैंड है, ठीक है, ये वाला गेट इसमें और है, फिर ये वाला गेट इसमें एंड है, और फिर ये लास्ट में ये गेट है नॉर है। तो एक काम हम ये करते हैं, यहाँ पे ये आउटपुट इसका x ले लेते हैं और इसका आउटपुट यहाँ पे y ले लेते हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो ये x हो गया और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आउटपुट x इंटू वाई हो जाएगा। तो चाहे तो एक टेबल अलग से बना लेते हैं, a b x y एक्स वाई और z, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा इसमें डायरेक्टली। देखो अगर हम स्टार्टिंग में 1 0 लेते हैं, यानी a को 1 लिया हुआ है और b को 0 लिया हुआ है, तो x यानी कि नैंड है, तो 1 0 का बनेगा, एंड गेट में जाएगा तो 0 बनेगा, और नैंड में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर y की वैल्यू अगर निकालें, a और b अगर 1 0 है तो ये और गेट है, तो y की वैल्यू 1 बनेगी, तो x y की भी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो x और x y, ध्यान से देखना, x और x y ये दोनों इस नॉर गेट में जा रहे हैं, तो क्योंकि ये दोनों 1 1 है तो और गेट में 1 आएगा, तो नॉर गेट में 0 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इन दोनों को 0 0 लेते हैं तो x का वैल्यू अगेन नैंड है तो ये 1 बन जाएगा, y का वैल्यू नॉर और है तो ये 0 बनेगा, तो x y का वैल्यू 0 बनेगा। इसके बाद x और x y जो है वो नॉर गेट में जाएंगे, तो और में जाएंगे तो 1 आएगा, नॉर में जाएंगे तो ये अगेन 0 आएगा। फिर अगर ये दोनों 1 1 है तो x का वैल्यू एंड के हिसाब से 1 1 जो है 1 आएगा, लेकिन नैंड है तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद y निकालेंगे, तो y है और, तो y की वैल्यू 1 बनेगी, x इंटू वाई की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। और x और एक्स वाई अगर नॉर में जा रहे हैं, और में जाएंगे तो 0 आते हैं, नॉर में जाएंगे तो ये 1 आएगा। और लास्ट वाले में अगर ये 0 है और ये 1 है तो x का मतलब हुआ नैंड, तो एंड में 0 आएगा, नैंड में ये 1 आएगा, y मतलब कि और, तो और में ये वैल्यू 1 आएगी, तो जब ये 1 1 होगा तो ये भी 1 होगा और ये वाला 0 होगा, पहली वाली टेबल रिपीट होने लगेगी। तो 0 0 1 0 आंसर है, विच इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर PQ का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड सेल E1। सेल E2 हम इसमें बैलेंस कर रहे हैं, सेल E2 का EMF दिया हुआ है 1.02 वोल्ट, और कह रहा है कि स्विच S अगर ओपन है तो नल पोजीशन, तो देखो नल पोजीशन इसमें तब आएगी जब इस बैटरी वाली ब्रांच में करंट 0 होगा, और करंट 0 होने की सिचुएशन में Vp माइनस Vj यानी P और J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये E2 के बराबर होगा, E2 यानी कि 1.02 वोल्ट, और लेंथ जो है P से लेके J तक की वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रहा है कि इट इज 49 सेंटीमीटर। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो हम सिर्फ इतने ही पोर्शन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 1.02 अपॉन 49, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, प्रोटॉन एंटरिंग द रीजन विद अ वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी हमको गिवन है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज मेकिंग 60 डिग्री विद द फील्ड डायरेक्शन। इफ द प्रोटॉन completes 10 revolution by the time it crosses the region shown then L is close to। देखो इस केस में क्या है, इस केस में प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोटॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये केस बनेगा जब पार्टिकल हेलिकल पाथ में जाएगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 10 रिवॉल्यूशंस कवर कर ले रहा है, तो 10 रिवॉल्यूशंस कवर करने का मतलब है कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो लेंथ है ये 10 टाइम्स पिच के इक्वल बनेगी। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 टाइम्स पिच। तो पिच का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई m v
कॉस थीटा अपॉन क्यू इंटू बी। तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं, तो 10 इंटू 2 पाई, मास की जगह 1.67, 10⁻⁻27, वेलोसिटी 4 इंटू 10⁻5, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 एंड डिवाइडेड बाई Q यानी कि 1.6 10⁻⁻19 और B यानी कि 0.3। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी निकल के 4.36 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको हम लोग 0.436 मीटर के आसपास बोल सकते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हाइड्रोजन एटम, in hydrogen atom electron makes transition from n+1 to n, then the frequency of radiation emitted is proportional to। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि n की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 दी हुई है, ठीक है, इसका मतलब बहुत हायर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं E0 अपॉन n²। और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी चेंज होगी जब n की वैल्यू चेंज होगी। तो ऐसे समझ लो कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे करने वाले हैं कि n की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं n प्लस डेल्टा n। इस केस में डेल्टा n की वैल्यू 1 बनेगी, लेकिन जो चेंज है वो n के सामने बहुत छोटा है, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2E0 अपॉन n³ इंटू DN। तो जो डेल्टा E है वो सीधे सीधे बन जाएगा, प्रोपोर्शनली निकालना है केवल, तो ऐसे ही दिख रहा है, डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n³, सो दिस इज इक्वल टू h न्यू। तो आंसर इसमें 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसे करते हैं, इसको एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m इंटू वी होता है, तो mL t-1। अच्छा, एरिया के लिए हम लोग लिख सकते हैं L²। तो एक काम करो, यहाँ से L की वैल्यू आ गई a⁻1/2, और टाइम फंडामेंटल है तो टाइम तो t ही हो गया, तो इसका मतलब t की वैल्यू तो t रहेगी। अच्छा, ये दोनों वैल्यू L और t की वैल्यू उठा के p वाले एक्सप्रेशन में रखो, तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी p L⁻⁻1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा p a⁻−1/2 और t की जगह t आ रहा है, तो m मिल गया, l मिल गया, t मिल गया। तो एनर्जी का डायमेंशन अगर लिखना है, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² t-2। तो m की जगह आएगा p a⁻−1/2 t, L² की जगह हम लोग a लिख सकते हैं और t की जगह हमें t ही लिखना है। तो ये वैल्यू बन जाएगी p a⁻1/2 और t⁻−1। तो देखो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, तो इसमें सेकंड वाला मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी की 5 टाइम्स है, और रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी और मास पे, वो है h अपॉन m इंटू वी। तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल अपॉन इलेक्ट्रॉन, यानी हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा पार्टिकल अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m इलेक्ट्रॉन अपॉन m पार्टिकल इंटू v इलेक्ट्रॉन अपॉन v पार्टिकल। और ये रेशियो दिया हुआ है 1.878 10⁻⁻4। तो हमें मास ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो मास ऑफ पार्टिकल की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9 इंटू 10⁻31, ठीक है, और अपॉन 1.878 10⁻⁻4, और इसमें हमको VE अपॉन VP और मल्टीप्लाई करना है, तो VE अपॉन VP यानी कि 1/5। तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 9.58 इंटू 10⁻⁻28। तो इस केस में जो क्लोजेस्ट आंसर है यहाँ पे, तो वो सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वायर कैरिंग करंट I इज बेंट इन द शेप, दिया हुआ है ABCDEFA, ठीक है।
जिसमें दो रेक्टेंगल पार्ट हैं, एक रेक्टेंगल पार्ट एक्स वाई प्लेन में है और एक रेक्टेंगल पार्ट एक्स जेड प्लेन में है। तो हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो देखो ऐसे केस में क्या है कि जहाँ पे लूप जो है प्लेनर नहीं होता है, वहाँ पे हमें उसको प्लेनर लूप में कन्वर्ट कर लेना होता है। और प्लेनर लूप में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम इसको दो अलग अलग प्लेनर लूप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि एक लूप तो ये हो गया, ठीक है, और एक लूप ये बन जाएगा। तो इस लूप का जो म्यू1 होगा वो लेट से वाई डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, और इस लूप का जो म्यू2 होगा वो के डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, और बाद में हम म्यू1 और म्यू2 को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो ये अगर हम यहाँ निकालें तो म्यू1 का वैल्यू बन जाएगा आई इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा ए बी, और इसका डायरेक्शन बनेगा जे कैप। और म्यू2 निकालेंगे अगर तो म्यू2 हो जाएगा आई इंटू ए बी, और इसका डायरेक्शन होगा के कैप। तो सीधे सीधे म्यू नेट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आई ए बी जे कैप प्लस के कैप, आई ए बी। तो ये म्यू नेट की वैल्यू आ गई आई ए बी जे कैप प्लस के कैप। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 टाइम्स आई ए बी, और इसको यूनिट वेक्टर में बदल दें तो जे कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2। क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो ये आंसर लास्ट वाला फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में a heat engine is involved with exchange of heat 1915 -40 प्लस माइनस, मतलब क्या है कि वो साइकिल है, उस साइकिल में कुछ जगह हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ जगह हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो उसका कह रहा है एफिशिएंसी 50% है। तो 50% एफिशिएंसी के लिए क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन का फॉर्मूला है 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब। अब अगर हमें एफिशिएंसी को 50% करना है यानी कि 0.5, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो क्यू रिजेक्टेड होना चाहिए वो 0.5 टाइम्स क्यू एब्जॉर्ब होना चाहिए। रिजेक्टेड मतलब जो नेगेटिव वाले हैं, तो नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, 40 है और क्यू है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स क्यू एब्जॉर्ब कौन कौन सा है, तो एब्जॉर्ब वाला है 1915 एंड प्लस 125। तो यहाँ से अगर हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये 980 जूल निकल के आएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियल सेल 10 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सर्किट शोन, ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बनाना है व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। तो देखो अगर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का सर्किट है और कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज, तो देखो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो एक तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस सर्किट को अगर हम स्टेडी स्टेट में बनाएं तो स्टेडी स्टेट में ये कुछ इस तरह का होगा, मतलब ये जो कैपेसिटर वाला ब्रांच है ये ओपन हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर वाले ब्रांच को कर देते हैं ओपन, इसमें कोई भी करंट या चार्ज नहीं जाएगा। और क्वेश्चन में ये लिखा जरूर R1 R2 R3 R4 है, बट ये सारे रेजिस्टेंस सेम है। तो एक्चुअली ये सारे रेजिस्टेंस सेम है। तो मान लेते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस ये गिवन ही है, हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो हमें इस सिचुएशन में पता करना है कि ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो देखो अभी बताओ कि क्या कोई रास्ता है जहां से करंट फ्लो हो, तो करंट तो फ्लो करेगा सर्किट में। ध्यान से देखो स्टार्ट करेंगे इन दोनों से, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आएंगे तो ये 2 और 2 बन जाएगा 4। इसके बाद ये 4 और ये वाला 2 पैरेलल में होंगे, तो 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8/6 यानी कि 4/3 ओम, ठीक है। अब 4/3 ओम में अगर हम ये 2 ओम ऐड करते हैं, ठीक है, या एक काम ये भी कर सकते हैं, ये पॉइंट ए दिया है, लेट से इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया ई। तो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस मालूम है 4/3 और डी और ई के बीच में मालूम है रेजिस्टेंस हमको 2 ओम। तो हम इसमें सी और डी के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालें वीसी माइनस वी डी, तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन करंट के रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 2। तो ये देखो जरा कितना आएगा, ये बनेगा 10 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 4/3 है, तो ये 10/3 हो जाएगा। तो वो बाई 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो ये देखो ये 4 वोल्ट आ जा रहा है, यानी कि इस सी डी के अक्रॉस 4 वोल्ट हो गया, तो इसके अक्रॉस जो है ये 6 वोल्ट बचेगा।
अब इस 4 वोल्ट में से भी इन दोनों रेजिस्टेंस में अगर देखेंगे तो इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा। तो अगर हम वी ए माइनस वी बी लिखना चाहते हैं तो वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए पहले वाले 2 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट और अगले वाले 2 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट, तो ये डायरेक्टली हमको 8 वोल्ट मिल जाएगा आंसर। तो इसका आंसर 8.00 फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ वायर ऑफ डेंसिटी गिवन है स्ट्रेच बिटवीन टू क्लैम्प्स 1 मीटर अपार्ट, द रिजल्टिंग स्ट्रेन इन द वायर। तो इस वायर को हम लोगों ने दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में स्ट्रेच करके कनेक्ट किया हुआ है। तो लेट्स से ये लेंथ एल है और ये ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, तो इसमें स्ट्रेन का वैल्यू हमको दिया हुआ है डेल्टा एल बाई एल एंड स्ट्रेन इज गिवन 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, वायर का डेंसिटी गिवन है और वायर का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। तो हमें इसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, यानी जब इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म बनेगा तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इन दोनों के बीच में फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है, जहाँ टी टेंशन है और म्यू उसका लीनियर मास डेंसिटी है। बट यहाँ पे टेंशन तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू वाई। तो स्ट्रेस यानी कि टी अपॉन एरिया और स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल बाई एल इंटू वाई। ठीक है, और म्यू को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू ए। म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी, रो होता है वॉल्यूम डेंसिटी। तो यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2L अंडर रूट ऑफ, अब टी म्यू की जगह जब रो इंटू ए आएगा और टी बाई ए की जगह डेल्टा एल, तो ये बन जाएगा वाई डेल्टा एल अपॉन रो इंटू एल। तो हमें इसमें ये वैल्यूज रखनी है सारी जो गिवन है और ये कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 हर्ट्ज के इक्वल आएगा। अच्छा, डेंसिटी में ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में डेंसिटी में गड़बड़ ना हो जाए। डेंसिटी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो डेंसिटी की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो 9 इंटू 10⁻³ बनेगी। 10⁻6 का मल्टीप्लाई होगा तब ये केजी पर मीटर क्यूब में जाएगी। तो आंसर हम 35 दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल ऑफ मास m is moving along x axis with initial velocity given है u I cap, collides elastically with a mass of 10m which is at rest। तो इनिशियली ये 10m रेस्ट पे है, सारा का सारा इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में है, और आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि ये जो m है ये इधर जा रहा है θ1 एंगल पे, और ये जो 10m है ये इधर की तरफ जा रहा है θ2 एंगल पे। ठीक है, और इसमें एक बात और लिखी है क्वेश्चन में, it collides elastically with the particle of mass 10m at rest then moves with half of its initial kinetic energy। अब देखो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ हो रही है तो इसका मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो 1/√2 टाइम्स हो रही होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ है। और हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो फाइनली भी वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। तो वाई डायरेक्शन में अगर मोमेंटम बैलेंस करें तो ये बनेगा m इंटू u/√2 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू 10m इंटू, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड अगर v है तो ये बन जाएगा v साइन θ2। देखो ये इक्वेशन निकल के आएगी। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा उसने ये कहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ पार्टिकल की हो गई, तो इसका मतलब बची हुई हाफ काइनेटिक एनर्जी इस दूसरे वाले पार्टिकल के पास होगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv², ये हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू u/√20 आएगी। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं इक्वेशन 1 में, m कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा u/√2 साइन θ1 इक्वल टू 10 इंटू वी का वैल्यू हो जाएगा u/√20। ठीक है, और इंटू साइन θ2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन θ1 इज इक्वल टू √10 इंटू साइन θ2। तो यहाँ से ये वैल्यू हमको निकालनी है 10, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड L गिवन है a/2 is carved out
at a distance a by 2, again at a distance a by 2 from the center of a uniform circular disk of radius a। तो हमें डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा डिस्क है। सपोज इनिशियली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये कंप्लीट डिस्क है, ठीक है। इधर हो गया ये लेट्स से एक्स डायरेक्शन, इधर हो गया ये वाई डायरेक्शन, और इस कंप्लीट डिस्क में से हम लोगों को जो स्क्वायर हटाना है, उस स्क्वायर को हम इस फिगर में से फिगर माइनस करेंगे, मतलब ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर हमको रिमूव करना है वो जरा केयरफुली बनाना, क्योंकि जो एक्स और वाई एक्सिस हैं उनके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर हमें रिमूव कर देना है, तो हमारा ओरिजिनल फिगर आ जाएगा और बीच में ये लगा हुआ है माइनस साइन, ठीक है। तो अब इसको निकालने का तरीका ये है, इसका रेडियस हमको ए दिया हुआ है, तो इसका मास बन जाएगा m1 सिग्मा, डिस्क है क्योंकि, ठीक है, सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, और इसके सेंटर का सेंटर ऑफ मास है x1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास है। इसके बाद इस स्क्वायर पे आ जाते हैं। इस स्क्वायर का जो साइड है वो है a बाई 2, और इसका सेंटर भी यहाँ से a बाई 2 पे ही है। तो इसके लिए जो m2 बनेगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए सिग्मा इंटू इसका एरिया यानी a स्क्वायर बाई 4, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो प्लस a बाई 2 पे है। अब हम लोग जैसे करते हैं एक्सीएम नॉर्मली फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2। जब ऐड कर रहे होते हैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2 इसमें कर सकते हैं। तो रखो इसमें वैल्यू, m1 की जगह है सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, x1 की जगह 0, माइनस m2 की जगह सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4 और x2 की जगह a बाई 2, एंड डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो m1 है सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है और नियरेस्ट इंटीजर पे पहुंचना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ऊपर इसमें बचेगा न्यूमरेटर में माइनस ऑफ a बाई 8, ध्यान से देखो, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा पाई माइनस 1 बाई 4 के अप्रॉक्स। तो अगर हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 पाई माइनस 1, ठीक है। तो 4 पाई माइनस 1 और इंटू 2 अगर हम करें तो ये माइनस ऑफ 23.12 बनेगी। तो अगर नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है तो 23 आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में A light ray enters a solid glass sphere, एक सॉलिड ग्लास स्फेयर हो गया, ठीक है। इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √3, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि लाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। तो लेट से ये लाइट हो गई और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगा के इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालें, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा इस सरफेस पे टकराएगी जब, तो कह रहा है कि रिफ्रैक्ट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो यहाँ से अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो 30 डिग्री आ जाएगी, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये जो लाइट रे है ये बाहर भी निकल रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो देखो जो रिफ्लेक्ट हो रही है
वो 30 डिग्री पे होगी और जो बाहर निकल रही है वो 60 डिग्री पे होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहेगा ना। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्लियरली 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल 25 क्वेश्चंस ऑफ 2nd September shift 2 evening shift. That's all.